हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे TGT PGT एस्टेट का जो सिलेबस दिया गया है उसी के अनुसार आज हमारी पहली क्लास होगी, यानी कि फर्स्ट लेक्चर है आज हमारा। और आज के इस लेक्चर में जो कंटेंट हम लेकर आए हैं वो इम्पोर्टेंट है TGT PGT एस्टेट वाले कैंडिडेट्स के लिए, UGC नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य चेंज नहीं होता है, सिर्फ प्रश्नों का लेवल चेंज होता है। ठीक है, तो TGT वाले स्टूडेंट जो हैं इस वीडियो का एक एक अक्षर ना रट के वो क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें जो मेन मेन बातें हैं उन्हें नोट डाउन कर लेंगे। PGT एस्टेट वाले बच्चे इसे ढंग से पढ़ें, और क्योंकि अधिकतर जो PGT के स्टूडेंट हैं वो TGT के भी हैं, तो PGT के हैं तो आप इसे ढंग से पढ़ें तो TGT की तैयारी आपकी अपने आप हो जाएगी। जो स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ रहे हैं तो ये काफ़ी हाई लेवल का हो जाता है। इसके लिए जो भी यहाँ पर कंटेंट है उसके हर एक पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का सबसे पहले पता है कि स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, और उसमें भी भाषा का दे रखा है, और पहला ही टॉपिक दे रखा है असिस्टेंट प्रोफेसर में भी कि हमारी भारतीय आर्य भाषाएं, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं। तो इस प्रकार से करके दे रखा है। और TGT में हिंदी भाषा के बारे में दे रखा है, तो वहाँ से प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, TGT वालों के लिए स्पेशल मैं एक एक हेडिंग कर करके टॉपिक डालूंगी, लेकिन आज का टॉपिक में भी आप थोड़ा सा ज़रूर पढ़ लें। उसके बाद PGT वालों के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि उनका जो पहला लेसन है उसमें लिखा हुआ है हिंदी भाषा और उसका विकास, और उसके अंतर्गत आपका फर्स्ट पॉइंट आता है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। यानी कि हिंदी भाषा का उद्भव यानी कि उसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई और उसका विकास कितने चरणों से होकर गुजरा, ये बातें आज हम पढ़ेंगे। देखो, क्योंकि कोई भी भाषा जो है या कोई भी चीज़ जो है आसानी से किसी शीर्ष पर नहीं चढ़ जाती है, उसे अनेक प्रकार के सोपानों से गुजरना पड़ता है। तो यही हालत भाषा की है। तो भाषा के भी विभिन्न विकास के जो चरण हैं वो कई प्रकार के हैं, और वो सभी चरणों के बारे में पढ़ेंगे कि अंततः उसे हिंदी का स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, राजभाषा कहें, चाहे संपर्क भाषा कहें या मानक भाषा कहें, तो इसका स्थान पाने के लिए इसको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है। किन किन जो स्तर हैं इनसे इनको गुजरना पड़ा है, ये सारा आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी क्लासेस भी हमारी कंटिन्यू चल रही हैं। 21 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, तो आप वो क्लासेस भी देख सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। तो आप जैसे कि सबसे पहले एक तो हिंदी नाम पढ़ेंगे। हिंदी का हम विकास पढ़ रहे हैं कि हिंदी का विकास जो है कितने चरणों से, कितने सोपानों से गुजर कर अंततः ये हिंदी नाम मिला इसे। तो हिंदी का जब नाम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हिंदी का जो विकास की यात्रा है वो संस्कृत से हम शुरू करेंगे। सही, क्योंकि ये क्रम जो है कई बार आपके एग्जाम में लगाना भी आता है। संस्कृत है, फिर पाली आएगा, और उसके बाद प्राकृत आएगा, और फिर उसके बाद आएगा अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश। तो अपभ्रंश से फिर आएगी आपकी हिंदी। यानी कि हिंदी हिंदी जब हिंदी बनी तो उसके तुरंत पहले ये क्या थी, अपभ्रंश थी। तो अपभ्रंश को हमें थोड़ा सा ढंग से पढ़ना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अपभ्रंश से ही हमारी हिंदी का विकास हुआ है। लास्ट स्टेज पर अपभ्रंश से हिंदी बनी, और आपको पता होगा कि अपभ्रंश से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती मिलेगी हिंदी आपको। ठीक है, तो सारा पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा हम संस्कृत के बारे में भी जानेंगे, फिर पाली के बारे में भी, और फिर प्राकृत के बारे में कि संस्कृत क्या है, पाली क्या है, प्राकृत क्या है और अपभ्रंश क्या है। तो आपको ध्यान रखना है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। यानी कि सबसे पहले हिंदी का अगर प्रथम सोपान जो था वो संस्कृत था। सबसे पहले हमारे पास जो भाषा थी वो संस्कृत थी।
संस्कृत से थोड़ा सा रूढ़ होकर उसके वर्णों में, उसकी ध्वनियों में थोड़ा अंतर होकर वो भाषा क्या बनी, फिर जो भाषा बनी उसे पाली कहा गया। और फिर पाली में भी थोड़ा सा जो ध्वनियों में या अक्षरों में या स्वर व्यंजनों में परिवर्तन होता चला गया और उसको नाम दिया गया प्राकृत का। प्राकृत में फिर परिवर्तन होकर क्या बनी, वो अपभ्रंश बनी, और अपभ्रंश से परिवर्तन होकर क्या बनी, हिंदी बनी। तो ये शायद आप सारा विकास जो है समझ गए होंगे। अब शुरुआत करते हैं कि जितनी भी भारतीय आर्य भाषा परिवार, अब ये तो मैंने यहाँ पर लिया नहीं क्योंकि वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही डीप से हो जाता है कि संसार के अंदर जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं को सभी ने ये सोचा कि जितनी भी भाषाएं हैं लगभग 6000 के आसपास भाषाएं हैं। आप किसी बुक में आपको कुछ दिया मिलेगा, किसी बुक में कुछ दिया मिलेगा। तो सभी ने ये सोचा कि जो लगभग 6000 भाषाएं हैं उनको हम किस प्रकार से अगर इनकी परिवार बनाए, किसी न किसी तरीके से तो इनको कैटेगरी वाइज करना ही था, तो किस प्रकार से हम इनको बांटे कि इनके भाषा परिवार बनाए जाए। तो किसी ने 13 भाषा परिवार माने, किसी ने 18 भाषा परिवार माने। तो ठीक है, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग भाषा परिवार बना रखे हैं। ठीक है, तो लगभग ये जो भाषाएं थी इस प्रकार से भाषा परिवार बने। तो हमारी जो हिंदी आती है वो भारतीय आर्य भाषाओं परिवार में से है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको लेना है भारत यूरोपीय भाषा परिवार। ठीक है, जो ये हैं बहुत सारे भाषा परिवार हैं, इंडो ग्रीक है, ठीक है, जर्मनी है। तो ये अलग अलग भाषा परिवार हैं, लेकिन हम वही भाषा परिवार पढ़ेंगे जिससे हमारी हिंदी निकल कर आती है। ठीक है, भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के 3 चरण हैं, यानी कि जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं उसके विकास के 3 चरण हैं, 3 स्तर हैं। कौन कौन सी? एक प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं, यानी कि जो सबसे पुरानी थी, उसके बाद फिर मध्य भारतीय आर्य भाषाएं, और उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। तो आप सभी समझ रहे होंगे कि आधुनिक भारतीय जो आर्य भाषाएं हैं इन्हीं में से हमारी हिंदी निकल कर आई है। लेकिन जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं थी उसमें हमारी कौन कौन सी भाषा शामिल थी, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपको देखना है, मैं आपको यही बता देती हूँ, फिर हम जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार के अंदर कौन सी भाषा थी? तो इसमें मुख्य रूप से वैदिक संस्कृत थी हमारी। उसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की बात करें तो इसमें आपकी पाली और प्राकृत आ जाएंगी। ठीक है, और फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की बात करें तो इसमें आपका अपभ्रंश आ जाएगा। अब शुरुआत करते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अभी मैंने आपको एक हेडिंग बताया था, और आज जो मैं आपके पास कंटेंट लेकर आई हूँ वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेकर आई हूँ। तो जो भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के कितने चरण थे? 3 चरण थे। कौन कौन से? एक प्राचीन, मध्य और आधुनिक, 3 भागों में बांट दिया। अब प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत समाहित है। तो प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषाएं थी उसमें कौन सी भाषा थी? एक तो वैदिक संस्कृत और दूसरा कौन सा था? लौकिक संस्कृत। ठीक है, और वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत में हमारे क्या लिखे गए थे आपको ये भी ध्यान रखना है। वैदिक संस्कृत में जो हमारे उपनिषद थे, वेद थे, ठीक है, जो ग्रंथ थे, ब्राह्मण ग्रंथ थे, ये सब वैदिक संस्कृत में लिखे गए। और लौकिक संस्कृत की बात करें तो इसमें रामायण और आपकी महाभारत लिखी गई। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, इनका प्रारंभ कब हुआ? प्रागैतिहासिक समय से ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी माना जाता है। तो प्रश्न 2 ही महत्वपूर्ण बनते हैं कि प्राचीन भारतीय भाषा आर्य भाषाओं में कौन कौन से भाषाएं समाहित थी? वैदिक संस्कृत, जिसे छांदस भी कहते हैं, और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में मैंने आपको बताया उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ जैसे ये ग्रंथ लिखे गए, वेद लिखे गए, और लौकिक संस्कृत के अंदर आपके रामायण और महाभारत लिखी गई। और ये पूछ ले कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का जो है विकास कब से हुआ, इसकी समय सीमा क्या है? तो 5वीं शताब्दी के से पूर्व का है। ठीक है, इससे पहले और बात करते हैं मध्यकालीन आर्य भाषाओं में। तो मध्यकालीन आर्य भाषाओं में यानी कि मैंने आपको 3 भाषा परिवार बताए थे। ठीक है, तो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश की गणना की जाती है मध्यकाल के अंतर्गत। ठीक है,
मध्यकाल अपभ्रंश, सॉरी मैंने आधुनिक में बता दी थी, तो अपभ्रंश भी आपकी किस में आ जाएगी, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में आपकी कौन कौन सी आ जाएंगी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश की गणना की जाती है। और इसका प्रथम प्रमाण आपको कहाँ से मिलता है, मध्यकालीन जो आर्य भाषाएं थी यानी कि पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का आपको जो प्रमाण मिलता है वो अशोक के शिलालेखों में मिलता है। अब आपसे पूछ सकते हैं, ये प्रश्न भी बन सकता है। अब पाली पूछेंगे आप, जैसे कि जो बौद्ध साहित्य था, महात्मा बुद्ध के समय का जो बौद्ध साहित्य था वो पाली में लिखा गया था। और प्राकृत जो भाषा थी वो जैसे हमारे जो नाटक थे और नाटक के जो निम्न लेवल के जो पात्र थे वो इस भाषा का प्रयोग करते थे, ठीक है। और अपभ्रंश, अपभ्रंश जिससे हमारी हिंदी का प्रादुर्भाव हुआ। तो अपभ्रंश जो है अपने आप में एक अलग चीज है, इसके अंदर जो साहित्य लिखा गया वो मैं अब यहाँ पर लेकर आई हूँ, वो आपको दिखाऊंगी भी कि किसने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। तो आरंभिक स्वरूप की भाषा जो शिलालेखों में है उससे ये सिद्ध होता है कि जन सामान्य की भाषा प्राकृत थी, यानी कि जन सामान्य साधारण जनता जो आम बोलचाल की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा बोलती थी। तो मैंने अभी आपको बताया कि पाली में आपका बौद्ध साहित्य लिखा गया और जो प्राकृत थी वो जनभाषा की, जन साधारण की भाषा थी, ठीक है। और ये सारी बातें हमें किससे पता चलता है, जो शिलालेख मिले हैं उनसे पता चला है कि जो प्राकृत थी वो जन सामान्य की भाषा थी, ठीक है। सामान्यतः प्राकृत का क्या अर्थ है ये देखना, मतलब जो भाषा सहज है, स्वाभाविक है। प्राकृत को विद्वान संस्कृत से पूर्व प्राक प्लस कृत यानी कि पहली सहज भाषा मानते हैं। तो ये सब बातें आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। प्राकृत का अर्थ आपको ध्यान रखना है कि जो भाषा सहज हो, जो स्वाभाविक रूप से बोली जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्राकृत कहते हैं। उसके बाद आता है प्राकृत का अर्थ क्या है। प्राकृत नैसर्गिक है। नैसर्गिक आपने पढ़ा होगा, नैसर्गिक का जो विलोम होता है वो कृत्रिम, कृत्रिम एक होता है नैसर्गिक और एक होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक, ठीक है, एक प्राकृतिक जो प्रकृति से हमें मिला है और एक नैसर्गिक जो मनुष्य ने बनाया है, ठीक है। नैसर्गिक प्राकृत या अकृत्रिम भाषा है। कृत्रिम भाषा यानी अकृत्रिम भाषा है। इस एक तो होता है कृत्रिम, एक अकृत्रिम। तो कृत्रिम जो मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है तो ये अकृत्रिम भाषा है। प्राकृत जो है नैसर्गिक, नैसर्गिक को आप प्राकृत कह सकते हैं। प्राकृत मतलब जो प्रकृति से मिली है, जो जिसमें कोई मनुष्य ने छेड़खानी नहीं की, जो हमें स्वाभाविक रूप से मिली है, समझ गए होंगे। तो नैसर्गिक, नैसर्गिक को आप प्राकृत कह सकते हैं, जैसे विलोम शब्द में पढ़ा होगा, ठीक है। प्राकृत का जो विलोम करते थे वो हम कृत्रिम करते थे। तो कृत्रिम होता है मनुष्य के द्वारा बनाया गया और प्राकृत होता है प्रकृति से, ठीक है। अब समझ गए होंगे। प्राकृत, नैसर्गिक, प्राकृत का मतलब आप नैसर्गिक, ये सब समानार्थी शब्द हैं। प्राकृत कहें या फिर अकृत्रिम कहें, ये शब्द इसी के रूप हैं। और संस्कृत उसका संस्कार करके बनाई गई बाद की भाषा है। ग्रियर्सन ने इसे प्राइमरी प्राकृत कहा है। बस आपको यहाँ प्राकृत का शब्द का अर्थ समझना है, क्योंकि काफ़ी हर बात जो है पढ़ने लायक नहीं होती। पेपर में जो है आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैम ने तो इतना सारा पढ़ा दिया, ये सारी बातें हम कैसे याद रखेंगे। तो आप जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ उन्हीं बातों पर आप फोकस करते जाएं। कुछ विद्वान संस्कृत के बाद विकसित भाषा को प्राकृत कहते हैं। अभी दो बातें आप आई, किसी ने प्राकृत को संस्कृत से पहले की मानी, यानी कि उसे प्राइमरी प्राकृत कही, ठीक है, कि संस्कृत बाद में आया और प्राकृत पहले आया। लेकिन कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि संस्कृत के बाद विकसित भाषा को प्राकृत कहते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि इसी का क्रम यही है और यही सर्वमान्य भी है। संस्कृत, फिर पाली, फिर क्या आएगा, प्राकृत, फिर क्या आ जाएगा, प्राकृत। याद रखना है, प्राकृत कहते हैं यानी कि प्रकृति, संस्कृतम तत्र भव, ये आप शब्द रहने दे। ये जो पंक्ति है ये हेमचंद्र की है और ये कहीं से भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं।
भरतमुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में विभिन्न भाषाओं के निरूपण में प्राकृत व्याकरण के सिद्धांतों की चर्चा की है। जैसे मैंने अभी बताया था ना कि उस समय जो नाटक में जो विदूषक लोग रहते थे, यानी कि जो निम्न पात्र होते थे, वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे, और नाट्य शास्त्र जो है ये नाटक का ही शास्त्र है। तो इसमें भी भरतमुनि ने प्राकृत के व्याकरण के सिद्धांतों की चर्चा की है। राजशेखर ने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर कहा है। अब आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि राजशेखर ने प्राकृत को क्या कहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके टीजीटी और पीजीटी में पूछे जाते हैं। तो राजशेखर ने प्राकृत को मीठी भाषा कहा और संस्कृत को इसने क्या कहा, कठोर भाषा कहा। 8वीं शताब्दी में वाकपति राज ने प्राकृत महाकाव्य, देखो ये नाम आप कई बार जब आपने यूजीसी नेट की तैयारी की होगी या पीजीटी के लिए पढ़ रहे होंगे, गौड़ बहो इसका नाम सुना होगा। तो गौड़ बहो क्या है, ये एक प्राकृत में लिखा गया एक महाकाव्य है। कौन सी भाषा में लिखा गया है, प्राकृत में लिखा गया, और 8वीं शताब्दी की बात हो रही है, और इसके लेखक हैं वाकपति राज। इन्होंने अपने इस ग्रंथ में, यानी कि आसान शब्दों में पढ़ेंगे, वाकपति राज ने उनके द्वारा रचित प्राकृत महाकाव्य में, जो कि गढ़बहो इसका नाम है, प्राकृत महाकाव्य में प्राकृत को जन भाषा कहा है। ध्यान रखना है, जन भाषा कहा है। तो ये पूछा जाता है, ये रचना भी पूछी जाती है यूजीसी नेट में कि गढ़बहो जो है वो कौन सी भाषा का महाकाव्य है, तो ये प्राकृत का है। इसके लेखक कौन है, वो तो वाकपति राज हैं। तो गढ़बहो ग्रंथ में वाकपति राज ने प्राकृत को क्या कहा है, जन भाषा कहा है। इतने प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। उसके बाद आता है भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में मागधी, प्राच्या, अवंतिजा, शोरसेनी, अर्धमागधी, वालिका, दक्षिणायता की गणना की है। मतलब ये जो भाषाएं हैं इन सब की भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में गणना की है। वररुचि ने प्राकृत प्रकाश में, अब एक और ग्रंथ आता है यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेंगे। उसके बाद ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट था, इसे नोट कर लेंगे। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट था, इसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो मैंने शुरू में 3 पॉइंट बताए थे, प्राकृत का अर्थ आपको समझना है, और फिर ये 3 पॉइंट जो थे इससे पहले के, ये इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताते जाऊंगी। वररुचि ने प्राकृत प्रकाश, अब आपसे एस्टेट यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है कि प्राकृत प्रकाश जो है ये किसकी रचना है। प्राकृत प्रकाश जो है ये वररुचि ने है, वररुचि ने लिखी है। में महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी और शोरसेनी का उल्लेख किया है। वररुचि ने अपने ग्रंथ प्राकृत प्रकाश में महाराष्ट्री, ये आपकी बोलियां हैं, और पैसाची, मागधी और शोरसेनी का उल्लेख किया है। ये सब भी हम पढ़ेंगे कि किस बला का नाम है। इसके अंतर्गत अनेक बोलियां आती है कि किसकी कौन सी बोली का कौन सी भाषा से मतलब उसका विकास हुआ। तो ये सब हम पढ़ेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर मराठी आ जाती हैं, पैसाची के अंदर पहाड़ी आ जाती हैं, ठीक है। ये सब भी बाद में पढ़ेंगे आगे चलकर। तो जहाँ जितना पढ़ना है वही मैं आपको बताती जा रही हूँ। हेमचंद्र ने, अब अभी हमने वरुचि के बारे में पढ़ा था, प्राकृत प्रकाश इनका ग्रंथ था। तो हेमचंद्र ने वरुचि द्वारा दिए गए 4 नामों के अतिरिक्त चूलिका, पैसाचिका, आर्व, अर्धमागधी और अभ्रंश नामों की गणना की है। अब आपको ये, अगर कोई बच्चा ही चाहता कि मेरा एक भी नंबर ना छूटे, तो भाई वो हेमचंद्र ने ये और नाम शामिल कर दिए, और जो वररुचि थे उसने सिर्फ ये 4 ही नाम शामिल किए थे अपने उस ग्रंथ के अंतर्गत। ये ध्यान रखना है। भरत मुनि ने ये नाम रखे थे, तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और इतने ज़्यादा इससे प्रश्न भी टीजीटी पीजीटी एस्टेट में तो यहाँ से कम ही प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है प्राकृत में जहाँ एक और विशुद्ध धार्मिक साहित्य लिखा गया, वहाँ उसमें ललित साहित्य, नाटक, कथा साहित्य और चरित काव्यों की भी रचना हुई। यानी कि प्राकृत भाषा का भी अपने आप में एक साहित्य है। प्राकृत के महाकाव्य कौन कौन से हैं, अब ये आप नोट कर लें कि ये प्राकृत के महाकाव्य हैं। कौन कौन से, सेतुबंध प्रवर सेन ने लिखा, गौड़ बहो अभी मैंने बताया था वाकपति राज, कुमारपाल चरित्र ये हेमचंद्र ने, और लीलावय ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पौमचर्यो विमल सूरी, और सुर सुंदरी चरिये ये सब आप इन्हें रहने दें। इम्पोर्टेंट है गौड़ बहो और कुमारपाल चरित्र ये हेमचंद्र का है, ये प्राकृत में लिखे गए हैं, ठीक है।
उसके बाद आता है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि गाहा सतसई ये श्रृंगार रस प्रधान मुक्तक काव्य है जिसमें 700 गाथाएं संकलित हैं। हाल सातवाहन को इसका संकलन करता माना जाता है। ये पूछा जाता है आपसे कि गाहा सतसई, सतसई मतलब 700 गाथाएं इसमें संकलित हैं और ये किसने लिखी है, ये कैसी रचना है, ये श्रृंगार रस रचना है। और किस प्रकार का काव्य है, तो ये एक मुक्तक काव्य है। और इसकी रचना किसने की, हाल ने की। ये इसका हाल सातवाहन जो थे ये इसके संकलनकर्ता माने जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको नोट करना है। अब जब आप शॉर्ट में आप एक रेखीय प्रश्न चाहेंगे तो इसी प्रकार से आएंगे। आपको एक दूसरी बातों का कनेक्टिविटी आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सी बात कहाँ से कनेक्ट हो रही है। भाषा परक ग्रंथों में वरुचिकृत प्राकृत प्रकाश, और अभी मैंने बताया था पाई असद महणवो और प्राकृत पैंगलम महत्वपूर्ण है। भाषा परक ग्रंथों में मैंने कहा ना यही दो महत्वपूर्ण, एक वरुचि वाला, एक गाथा सतसई, आप ध्यान रखें। ठीक है, डॉक्टर रिचर्ड ने प्राकृत भाषाओं का व्याकरण लिखा था, अब हिंदी में अनुदित रूप में उपलब्ध है, तो ये पॉइंट भी आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद अब आप यहाँ से आ जाए, जो प्राकृत भाषा को 3 कालों में विभाजित किया गया है, प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। तो थोड़ा सा इन पे आप एक नज़र डाल लें। जो पहली प्राकृत है उसका 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक है। ठीक है, द्वितीय प्राकृत है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। आप ये समझ गए होंगे कि पहले ना 500 ईसा पूर्व लिखते थे, तो 500 ईसा पूर्व से वापिस जब आएंगे तो 1 ईस्वी यहाँ पर पूरी हो जाएगी। ठीक है, फिर जो द्वितीय प्राकृत थी वो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। अब यहाँ से अपने जो सन है, जो ईस्वी हैं, ये स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन प्रथम प्राकृत ध्यान रखना जिसमें जैन और बौद्ध ये सब लिखे गए थे, इसके समकालीन थे। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक ये उल्टे चलते थे। ठीक है, तथा तृतीय प्राकृत जो है ये 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक इसकी समय सीमा है, ये ध्यान रखना है। प्रथम प्राकृत में अब ये बात यहाँ पर आई है, ये मैंने आपको पहले ही बता दी थी। प्रथम प्राकृत में पाली और अभिलेखी प्राकृत हैं। द्वितीय प्राकृत में भारत एवं भारत के बाहर प्रयुक्त विभिन्न धार्मिक साहित्य हैं, ये सब आप छोड़ दीजिएगा। और तृतीय प्राकृत के अंदर क्या आ जाएगी, अपभ्रंश तथा अववट की गणना की जाती है। समझ गए होंगे। अब आता है, अब मुख्य रूप से अब इस पर हम पढ़ेंगे अपभ्रंश। तो वीडियो भाई इस लेक्चर की, इस टॉपिक की 2 पार्ट हमें बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आज जो वीडियो थी ये सबसे बड़ी थी, थोड़ी सी महत्वपूर्ण थी। तो भाषा के अर्थ, क्योंकि शुरू से पढ़ाना बहुत ज़रूरी था। जब तक शुरू से कनेक्टिविटी नहीं होती आपकी तो बीच से जब क्लासेस लेते हैं तो समझ में नहीं आता है। अब पढ़ लें, अब ध्यान से देना है, ध्यान देना है, क्योंकि सबसे पहले संस्कृत, अभी तक इनका आप शॉर्ट में पढ़ते आए संस्कृत, फिर क्रम से मैंने बताया आपको पाली, फिर क्या आया प्राकृत। ठीक है, प्राकृत, और उसके बाद क्या आ जाएगा अपभ्रंश। तो अपभ्रंश हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अपभ्रंश में काफ़ी साहित्य लिखा गया, पाली में बौद्ध साहित्य लिखा गया। प्राकृत के मैंने अभी बताए, वरुचि द्वारा जो लिखा गया था उसका ग्रंथ प्राकृत प्रकाश बताया। ठीक है, और संस्कृत के मैंने बताया कि लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में हमारे वेद वगैरह लिखे गए और लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत लिखी गई। अब बात करते हैं अपभ्रंश की। अब डिटेल से पढ़ेंगे अपभ्रंश को और अपभ्रंश में लिखे गए साहित्य को। ठीक है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का प्रयोग 6ठी शताब्दी से मिलने लगा। तो अभी तक की जो मैं कह रही थी 5वीं ईस्वी तक की बातचीत हो रही थी अभी तक, और जब तक अपभ्रंश का प्रादुर्भाव हुआ भाषा के अर्थ में, जब अपभ्रंश का प्रयोग होने लगा तो उस समय 6ठी शती का काम था, यानी कि 6ठी शताब्दी आप बोल सकते हैं, उससे अपभ्रंश का रूप देखने को मिला। और अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है, ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछा जाता है। अपभ्रंश का अर्थ है बिगड़ा हुआ। प्राकृत की तुलना में जिस भाषा में ध्वन्यात्मक तथा व्याकरणिक परिवर्तन हो गया था उसे विद्वानों ने अपभ्रंश या अववट नाम दिया। अब आप, मैंने जो शुरुआत में आपको लाइन बताई थी उस पर आप जाएं और ध्यान दें कि सबसे पहले था संस्कृत, फिर आया पाली और फिर आया प्राकृत। तो मैंने आपको बताया था कि इससे बिगड़ी तिगड़ी जो थोड़ा सा परिवर्तन, बिगड़ी तिगड़ी का मतलब परिवर्तन, जो परिवर्तन हुआ स्वरों में, व्यंजनों में, वर्णों में, ध्वन्यात्मक रूप से तो और व्याकरणिक रूप से परिवर्तन हुआ,
तो उसे नाम दिया गया पाली। फिर पाली में जो परिवर्तन हुआ इन सब कारणों से उसे नाम दिया गया प्राकृत, और प्राकृत में जो परिवर्तन हुआ उसे क्या नाम दिया गया, अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद क्या आ जाएगी हमारी हिंदी। तो अपभ्रंश का अर्थ है बिगड़ा हुआ। एक बार ऐसे के ऐसे ये प्रश्न आपके स्टेट में पूछा हुआ था। अगर आप ये सब कंटेंट नहीं देखेंगे तो आप इस प्रश्न तक भी नहीं पहुंचेंगे। ठीक है। प्राकृत की तुलना में, अब मैंने बताया ना आपको कि प्राकृत की तुलना में जिस भाषा में, जो प्राकृत भाषा थी उसमें ध्वन्यात्मक रूप से और व्याकरणिक रूप से कोई परिवर्तन हुए और उसे विद्वानों ने क्या नाम दे दिया, अपभ्रंश का नाम दे दिया या अवहट का नाम दे दिया। ये दोनों एक ही बात है। उसके बाद अगला पेज आता है, थोड़ा सा अब हमारी काम की बातें यहाँ से शुरू हो जाती हैं। हिंदी भाषा और उसका विकास, तो थोड़ा सा ध्यान से रखना, ये थोड़ी सी लाइट आ गई है। अब अपभ्रंश जो है प्राकृत तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी का काम है। अभी हमें 3 भाषाएं पढ़ी थी, पहले जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, उसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषाएं और फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। तो इससे पहले की जो 2 भाषाएं मैंने बताई, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक आर्य भाषाएं, इनके बीच की कड़ी का काम कौन किसने किया, अपभ्रंश ने किया। तथा प्रत्येक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जन्म किसी न किसी अपभ्रंश से हुआ। यानी कि हमारे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार में जितनी भी भाषाएं आती हैं, अगर आपको ये भाषा परिवार अलग से पढ़ना है तो आप कमेंट करके बताएं, इसको मैं अलग से पढ़ा दूंगी। ठीक है। तो भारतीय आर्य आधुनिक जितनी भी आर्य भाषाएं हैं, जितनी भी इसके अंतर्गत भाषाएं हैं, आधुनिक भारतीय, इससे पहले वालियों में तो मैंने आपको बताया, प्राचीन में भी बताया और मध्य में भी बताया। लेकिन जो आधुनिक आर्य भाषाएं, प्राचीन में मैंने क्या बताया था आपको, संस्कृत बताया, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। मध्यकालीन के अंदर मैंने पाली, प्राकृत और अपभ्रंश बताया। लेकिन जैसे ही मध्यकाल खत्म हो रहा था और आधुनिक काल की शुरुआत हो रही थी, तभी जो है अपभ्रंश का प्रादुर्भाव हो गया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो आधुनिक भाषाओं के अंतर्गत एक हिंदी तो है नहीं, इसके अंतर्गत और भी बहुत सारी भाषाएं हैं। तो उन सभी भाषाओं का जो विकास हुआ तो वो किसी न किसी अपभ्रंश से हुआ है। यानी कि किसी न किसी का बिगड़े हुए रूप से सुधर कर ही वो भाषाएं बनी है। तो हिंदी का भी जन्म किसी न किसी अपभ्रंश से होना ही था। तो अपभ्रंश को अवहंस, ग्रामीण भाषा, देशी भाषा, आबिरी भाषा, अभिरोक्ति आदि नामों से भी अभिहित किया गया। तो अपभ्रंश को हम कौन कौन से नाम दे सकते हैं, अवंश भी कहा जाता है, ग्रामीण भाषा भी कहा जाता है, देशी भाषा, आमिरी भाषा, ठीक है, और अभिरोक्ति आदि नामों से इसे पुकारा जाता है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया। अब ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि सर्वप्रथम जो है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आप अपना क्वेश्चन भी नोट कर ले कि अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिला, पतंजलि ने अपने महाभाष्य, यानी कि पतंजलि ने ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था महाभाष्य, और ये भी एस्टेट, पीजीटी एस्टेट, नेट वगैरह में पूछा जाता है। अपभ्रंश का सबसे पहला प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। इसमें उन्होंने उदाहरण देकर अपभ्रंश संबंधी विचार भी अपने स्पष्ट किए हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रयोग कहाँ पर मिला अपभ्रंश का, और अपभ्रंश भाषा पूछे तो ये आएगी किसके अंदर, आधुनिक आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत। ठीक है, सबसे पहला प्रयोग कहाँ पर मिलता है इसका, पतंजलि के द्वारा रचित महाभाष्य ग्रंथ में मिलता है। संस्कृत में क्या अर्थ है, संस्कृत में प्राय अपभ्रंश शब्द का ही प्रयोग किया गया है। अपभ्रष्ट शब्द का उल्लेख बहुत कम मिलता है। तो अगर संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत में भी अपभ्रंश शब्द का ही प्रयोग किया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण जैसे 1-2 ग्रंथों में अपभ्रष्ट शब्द का व्यवहार मिलता है। ये पॉइंट आप छोड़ दें। ठीक है, उसके बाद अवहट, ये थोड़ा समझने के लिए शामिल किए गए हैं। अवहत, अवहट, अवहट, अवहट आदि अपभ्रष्ट के तद्भव रूप हैं। अब आपको ध्यान रखना है, एक होता है तत्सम रूप। तत्सम होता है कि जो संस्कृत के शब्द थे और जो कि तो हिंदी में आए। तद्भव होता है कि जब संस्कृत शब्दों के, यानी कि तत्सम में जो शब्द थे, यानी कि जो संस्कृत के शब्द थे, वो अपना रूप बदलकर हिंदी में आ गए। तो यहाँ पर मैं लिखूं अपभ्रंश, इसे आप ऐसे समझेंगे, या मैं लिखूं अपभ्रंश, और अपभ्रंश का रूप बिगड़ कर क्या हो गया, किसी ने अवहत कहा, किसी ने अवहत कहा, किसी ने अवहट कहा, किसी ने अवहट कहा, हट कहा। तो ये सारे क्या हैं, ये तद्भव रूप हैं, बताएं ना, इससे बिगड़कर ये नाम बन गए हैं।
और इन शब्दों का प्रयोग परवर्ती कवियों ने किया, यानी कि आगे जो कवि आए उन्होंने इन नामों का प्रयोग किया। संग्रहकार, इसे छोड़ दें इस पॉइंट को। और शंभु ने रामायण में अवहत शब्द का प्रयोग किया। अब एक तो पतंजलि के महाभाष्य में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मिलता है, और शंभु ने अपने रामायण में अवहत शब्द का प्रयोग किया, और भर्तहरि ने संस्कारहीन शब्दों को अपभ्रंश कहा है। ये पूछ सकते हैं कि भर्तहरि जो थे उन्होंने, उस विद्वान ने किसको अपभ्रंश कहा, तो जो संस्कारहीन शब्द थे यानी कि जो भद्दे शब्द थे उनको क्या कहा, अपभ्रंश कहा। तो यही बताएंगे अभी कि अपभ्रंश शब्द को किस विद्वान ने क्या कहा। आचार्य रुद्रट ने अपनी कृति, रुद्रट का एक अलंकार है, एक ग्रंथ है काव्य अलंकार में जिन 6 भाषाओं को ले किया उसमें अपभ्रंश की गणना की गई है। और ये उनका सरलार्थ है, जहाँ पर शठोर्स ये बता रखे ना 6 जो भाषाएं हैं, प्राकृत, संस्कृत, मागध, पिशाच, भाषाचत, सूरसेनी, यानी कि सौरसेनी, पिशाची, मागधी, संस्कृत और प्राकृत, इन 6 भाषाओं का देश विदेशी पाद अपभ्रंश, और एक यहाँ पर अपभ्रंश का नाम हो गया। तो इन 6 भाषाओं का इन्होंने अपने काव्य अलंकार में दंडी ने भी गणना की है। दंडी के अनुसार, अब दंडी ने क्या कहा कि काव्य आदि में आमिरों की भाषा को अपभ्रंश कहा। आभीरों है, कोई कई जगह पर इन्हें आमिरों की भाषा भी कहा जाता है। ठीक है। अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलते हैं, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी मिलते हैं, तो इनकी चर्चा हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। भरत मुनि ने अपभ्रंश के लिए अभिरोक्ति शब्द का प्रयोग किया। अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे ना कि किसी ने अपभ्रंश कहा, किसी ने अवट कहा, तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या कहा, अभिरोक्ति शब्द कहा। फिर प्राकृत व्याकरणाचार्य जो चंड ने, इसे आप छोड़ दें। संस्कृत अलंकारवादियों ने सर्वप्रथम भामा ने अपभ्रंश का, अब देखो दंडी का नाम आया, नरुद्रट का नाम आया, और उसके बाद भामा का नाम आ गया। तो भामा ने कौन सा, शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पदम च तदिद्धा, तो ये मैंने सारे पढ़ा रखे हैं। आपने अलग अलंकार संप्रदाय पढ़ा होगा तो ये आपको समझ में भी आ जाएगा। संस्कृत प्राकृत चान्य द्वय अपभ्रंश, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो भामा है उन्होंने भी अपने अपभ्रंश का नाम उल्लेख किया है। ठीक है। और ये आप छोड़ सकते हैं। ताम्रपत्र में धरसेन द्वितीय ने अपने पिता, ये भी आप छोड़ दें। उसके बाद आता है उक्ति, ये इम्पोर्टेंट, यहाँ से जितना पीछे से हम निकल के आगे बढ़ते जाएंगे तो इम्पोर्टेंट जो रचनाएं वो हमारी शुरू होती जाएंगी। लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो मैं आज आपके साथ एक पार्ट 1 डाल दूंगी, लेकिन इसे देखते हैं कहाँ तक ये तो कर ही देते हैं। ठीक है। सारी बातें यहाँ आ जाएंगी जो मैंने आपको बताई है अभी। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण में दामोदर ने, आपने एक रचना आपके सामने आएगी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसके रचनाकार कौन थे, दामोदर। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे याद रखना। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है दामोदर ने इसकी रचना की, और ये एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है। ये आदिकाल का, जो इसका आदिकाल के अंदर जो गद्य रचना की गई थी उनमें भी इसका नाम आता है और पूछा जाता है पेपर में। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को अपभ्रष्ट कहा, यानी कि दामोदर ने इसे क्या कहा, अपभ्रष्ट कहा। और पिशेल ग्रिएशन का ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जाता है कि वुलनर, चटर्जी, भंडारकर विद्वानों ने अपभ्रंश को क्या कहा, देशभाषा कहा। अब आप जब छोटी छोटी बुक से पढ़ेंगे जहाँ पर ज़्यादा कंटेंट नहीं है तो वहाँ पर सिर्फ आपको ग्रिएशन का नाम मिलेगा कि ग्रिएशन ने अपभ्रंश को क्या कहा, तो देशभाषा कहा। लेकिन ग्रिएशन के साथ साथ पिशेल जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछ सकते हैं, भंडारकर, चटर्जी, वुलनर सदस्य विद्वानों ने अपभ्रंश को क्या कहा, देशभाषा कहा। याकोबी कीथ ये छोड़ दें, इन्होंने भी अल्सडोर्फ ये आप छोड़ सकते, इन्होंने भी इसे देशभाषा कहा, लेकिन अक्सर ग्रिएशन का ही पूछा जाता है। पिसेल ये भी आप छोड़ सकते हैं। प्राकृत, चलो पढ़ लेते हैं। पिसेल के अनुसार एक तो वह अपभ्रंश जो प्राकृत से उत्पन्न हुई है और जो शब्द रचना तथा रूप रचना में प्राकृत की लीक से नहीं हटती, दूसरी अपभ्रंश वह है जो देशभाषा है, तो कोई खास नहीं है। उसके बाद हम काम की बातों पर चलेंगे, ये पॉइंट आपको नोट करना है। महाकवि कालिदास कृत, महाकवि कालिदास की एक रचना है विक्रमोर्वशीय,
विक्रम उर्वशीय, तो इसमें विक्रमोर्वशीय के चतुर्थ अंक में अपभ्रंश के कुछ छंद मिलते हैं। तो इस रचना में भी अपभ्रंश का जिक्र मिलता है। 7वीं 8वीं शताब्दी तक आते आते यानी कि 6ठी शताब्दी से अपभ्रंश की शुरुआत हुई थी और अब कहाँ पर आ गए हम, 7वीं 8वीं शताब्दी तक आते आते अपभ्रंश में श्रेष्ठ साहित्य की रचना होने लगी, यानी कि अच्छे खासे साहित्य की रचना होने लगी। अब देखो हम 8वीं शताब्दी में पहुंच गए हैं और 1000 के आसपास तो हिंदी का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, आते आते अपभ्रंश में श्रेष्ठ साहित्य की रचना होने लगी 8वीं 7वीं शताब्दी तक, और संस्कृत की अपेक्षा अपभ्रंश में काव्य रचना की रुचि का विकास हुआ। यानी कि अभी तक जो लोग थे संस्कृत पाली प्राकृत में लिखते आ रहे थे, वो धीरे धीरे किसमें लोगों की रुचि बढ़ने लगी, अपभ्रंश साहित्य में उनकी रुचि बढ़ने लगी और अपभ्रंश भाषा में साहित्य लिखा जाने लगा और धीरे धीरे अपभ्रंश भाषा का क्या होने लगा, विकास होने लगा। अपभ्रंश साहित्य का सर्वप्रथम संकलन डॉक्टर रिचर्ड पिसेल ने प्रस्तुत किया। अब देखो 7वीं 8वीं शताब्दी तक अपभ्रंश में साहित्य लिखा गया। अब उस साहित्य का संकलन करके प्रकाशन किसने किया, किसने संकलन किया कि अपभ्रंश में कितना साहित्य लिखा गया है, उसका संकलन किसने किया। अपभ्रंश में जितना भी साहित्य लिखा गया था उसका संकलन किसने किया, डॉक्टर रिचर्ड पिसेल ने किया। ठीक है। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य धनपाल कृत भविष्यत कहा जाता है। तो धनपाल की एक रचना है भविष्यत, तो ये जो है भविष्यत जो रचना है जो धनपाल कृत रचित है, ये भी अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य माना जाता है। धनपाल कृत भविष्यत का संपादन डॉक्टर याकोबी ने किया था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इसका संपादन किया था। सिद्ध या बौद्ध साहित्य के विभिन्न ग्रंथों का अन्वेषण करने वाले विद्वानों में, देखो उस समय मैंने आपको नाम बताया ना कि बौद्ध साहित्य जो था पाली में लिखा जा रहा था, साथ में सिद्ध साहित्य भी लिखा जा रहा था, साथ में नाथ साहित्य भी लिखा जा रहा था। ठीक है, और अपभ्रंश साहित्य भी लिखा जा रहा था। अब अपभ्रंश साहित्य का संकलन किसने किया, पिसेल ने किया, अभी मैंने पीछे बताया था। ठीक है, और जैसे ही सिद्ध और बौद्ध साहित्य के ग्रंथों का अन्वेषण खोज करने वाले विद्वान कौन थे, किसने पता लगाया कि प्राचीन समय में सिद्ध साहित्य भी लिखा जा रहा था, बौद्ध साहित्य भी लिखा जा रहा था, तो उसका पता लगाने वाले कौन है, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर बागची, पंडित हरप्रसाद शास्त्री, डॉक्टर रिचर्ड पिसेल, डॉक्टर याकोबी, डॉक्टर हीरालाल जैन आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय है। यानी कि ये वो पहले विद्वान हैं जिन्होंने हमारे साहित्य को, जो भी साहित्य किसी भी भाषा में लिखा गया, उनको कहीं ना कहीं खोज कर निकाला। ठीक है, डॉक्टर पिसेस ने जैसे मैंने बताया अभी इन्होंने अपभ्रंश पर लगाया, और याकोबी ने भी आया था यहाँ पर अभी, जो धनपाल की भविष्यता थी जो अपभ्रंश में लिखी गई थी उसका संपादन किया। तो इस तरीके से आपको एक एक याद रखना है। और डॉक्टर पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने बोध गान ओ दोहा नामक ग्रंथ का संपादन किया। इंपॉर्टेंट है ये, बोध गान ओ दोहा नामक ग्रंथ का संपादन किसने किया, तो हरप्रसाद शास्त्री ने किया। देखो जो बच्चे, जो मैं क्लासेस पढ़ा रही हूँ वो टीजीटी पीजीटी एस्टेट वाले बच्चे, अगर जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है तो वो बच्चे नेट जरूर क्वालिफाई कर जाएंगे अगर इस तरीके से आप सारा पढ़ते गए तो हरप्रसाद शास्त्री का कौन सा ग्रंथ था, बोध गान ओ दोहा, इसका संपादन किया, आपको याद रखना है ये। और अभी मैंने बताया कि धनपाल कृत भविष्यता का संपादन याकोबी ने किया और पिसेल ने अपभ्रंश का किया। ठीक है, वो संकलन किया। उसके बाद आता है अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि शंभु, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, टीजीटी पीजीटी एस्टेट वालों के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और पेपर में भी पूछा जाता है। तो अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि शंभु हैं। अब कई बच्चे सोचेंगे कि राम की रचना अपभ्रंश में कहाँ से आ गई, तो भाई शंभु ने भी राम पर आधारित रचना लिखी थी। राम काव्य के प्रथम कवि कौन है जिन्होंने राम के बारे में लिखा शुरू में, तो वो शंभु हैं, और ये शंभु 8वीं शती के हैं।
और शंभु ने अपभ्रंश में अपनी रचना लिखी थी। तो शंभु कौन से उसका भाषा का कवि है? अपभ्रंश का। और शंभु की रचना जो है वो कौन सी रचना है जिसमें राम काव्य लिखा? तो शंभु करत पौम चरियो, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना, राम कथा का विशाल प्रबंध काव्य है। इसमें 90 संधियां और 5 कांड हैं। याद रखना है कि पहली ऐसी कौन सी रचना है जिसमें राम काव्य मिलता है? तो पौमचऊ है। पौमचरियो किसकी रचना है? तो शंभु की रचना है। और आपसे पूछ ले कि ये किस प्रकार की रचना है? तो एक प्रबंध काव्य है। इसमें 90 संधियां हैं और 5 कांड हैं। पौमचऊ में कितने कांड हैं? 5 कांड हैं। पौमचऊ चरियु अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसे देखकर शंभु को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे नोट डाउन कर ले। टीजीटी पीजीटी एस्टेट वाले बच्चों के ऐसे ये प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। तो पौमचरियु अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है और इसे देखकर शंभु को क्या कहा जाता है? मतलब शंभु ने एक रचना लिखी पौमचरियु जिसमें राम काव्य है और ये एक विधा की दृष्टि से प्रबंध काव्य है। और इस रचना को देखकर, पौमचरियु रचना को देखकर विद्वानों ने इसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कह डाला। जैसे कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की तो इन्होंने शंभु के ग्रंथ को देखकर इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कह दिया। पौमचरियु की 90 संधियों में से 83 संधियों की रचना शंभु ने तथा शेष 7 संधियों की रचना उनके पुत्र त्रिभुवन ने की। ठीक है, तो त्रिभुवन इनका बेटा था और बाकी जो 7 संधियां थी वो त्रिभुवन ने लिखी और 83 इनके पिता शंभु लिख कर गए थे। उसके बाद अब इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से शुरू हो गए हैं। डॉक्टर भयाणी ने शंभु को अपभ्रंश का कालिदास, देखो अभी किसी ने इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा तो पूछा जाता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? तो शंभु को कहा जाता है। डॉक्टर भयाणी ने शंभु को क्या कहा? अपभ्रंश का कालिदास कहा। और पुष्पदंत ने शंभु को क्या कहा? अपभ्रंश का भवभीति कहा। याद कैसे रखेंगे? अब आप भूल जाएंगे। देखो पै पै फै भै एक ही लाइन में आते हैं ये, पै फिर फै भै, तो पै और भै एक ही लाइन के हैं। तो पुष्पदंत ने क्या लिखी? भवभूति लिखी। अभी अपभ्रंश का जो वर्णन था कालिदास के विक्रम वर्षीय जो रचना मैं बता रही थी उसमें अपभ्रंश का वर्णन था, तो कालिदास। अपभ्रंश जो रचना थी ना वो काली काली सी थी, ऐसे याद रख लेना, काली काली सी थी। तो अपभ्रंश का कालिदास किसने कहा? अपभ्रंश का कालिदास भी कहा किसने? भयाणी ने कहा। ठीक है, और अपभ्रंश का वाल्मीकि सभी ने मिलकर कहा था, ये किसी एक ने नहीं कहा था। ठीक है, अपभ्रंश का जो वाल्मीकि कहा था ये सभी ने कहा था उसकी पौमचरियु रचना को देखकर। और शंभु को अपभ्रंश का कालिदास कहा जाता है, पुष्पदंत ने भवभूति का, ऐसे याद रखना है। भयाणी ने, भाई काला जो होता है भयानक होता है, ऐसे याद रख लेना। ऐसे काला जो होता है वो बहुत ही भयानक सा होता है। पौराणिक गाथाओं की जानकारी के लिए अपभ्रंश में सबसे बड़ा ग्रंथ महापुराण, ठीक है जिसके रचनाकार पुष्पदंत हैं। अगर पौराणिक गाथाओं की जानकारी लेनी है अपभ्रंश में तो सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वो महापुराण है। और महापुराण के रचनाकार कौन है? पुष्पदंत। और पुष्पदंत की समय सीमा 10वीं शताब्दी इस बार भी पेपर में यूजीसी नेट में पूछी थी, तो ये पॉइंट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो पीजीटी टीजीटी एस्टेट वाले बच्चे इस पॉइंट को नोट कर लें, उसके बाद इस पॉइंट को नोट करें और इसके बाद फिर है इस पॉइंट को भी नोट कर लें। और जो महत्वपूर्ण बातें आई ये सारी अब इम्पोर्टेंट चल गई हैं, ये सारी बातें ये नोट कर लें। ठीक है, तो आज की वीडियो में भाई इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा एक साथ नहीं पढ़ाया जाता है। अपभ्रंश के भेद तक करवा देती हूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अपभ्रंश को किसी ने क्या कहा। वैसे इससे प्रश्न पूछा नहीं जाता है इतना। तो जो महापुराण है तो महापुराण अभी पुष्पदंत ने लिखा और पुष्पदंत की समय सीमा 10वीं शताब्दी है, शंभु की 8वीं शताब्दी थी, याद रखना है। तो महापुराण में 120 संधियों का विशाल प्रबंध काव्य है। इसमें जैन परंपरा में प्रख्यात 63 श्लाघा पुरुषों का चरित्र वर्णन है। तो महापुराण यानी कि जो महान पुरुष थे उनका वर्णन इन्होंने किया गया है। 63 श्लाघा पुरुषों का चरित्र वर्णन इसमें किया गया है। और वो किस परंपरा के थे? वो सारे जैन परंपरा के थे। महापुराण 2 भागों में विभक्त है। आदि पुराण इसी के बारे में बता रहे हैं, जो पुष्पदंत ने जो महापुराण लिखा उसके बारे में बता रहे हैं। एक तो आदि पुराण
दो भागों में विभक्त है, एक आदि पुराण और एक उत्तर पुराण। तो ये प्रश्न ज़्यादा यहाँ से पूछते नहीं है। इसमें ऋषभ देव तथा उनके पुत्र भरत का वर्णन है आदि पुराण में तो, और उत्तर पुराण में शेष तीर्थकरों तथा महापुरुषों का चरित्र वर्णन है। उत्तर पुराण में ही राम कथा एवं कृष्ण कथा भी सम्मिलित। पॉइंट टू बी नोटेड, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण में राम कथा एवं कृष्ण कथा का वर्णन मिलता है। जब कोई डिटेल नहीं पढ़ता तो इस तरीके के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते। और ये पॉइंट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने कई बार एस्टेट पास किया है, कई बार पेपर दिए हैं, इसलिए मेरे को एक एक प्रश्न ध्यान है कि यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। एक बार शंभू की पौम चरु जो है पूछा था कि क्या इसमें राम कथा का वर्णन है, आपको 3-4 पॉइंट दे देंगे, पूछ लेंगे कि कौन सा पॉइंट असत्य है। तो इस प्रकार के प्रश्न पीजीटी एस्टेट में आने लग गए हैं। याद रखना है पुष्पदंत महापुराण में भी ये है। ठीक है। हरदेव भारी के अनुसार 7वीं शती से लेकर 11वीं शती के अंत तक अपभ्रंश की विशेष उन्नति हुई, अतः इसे अपभ्रंश का स्वर्ण काल कहते हैं। तो अपभ्रंश का स्वर्ण काल कब से कब तक था? 7वीं शती से लेकर 11वीं शती तक जो था अपभ्रंश का स्वर्ण काल था। इसमें काफी अपभ्रंश साहित्य लिखा गया। साहित्यिक रूप से अपने विकास और विस्तार के दौरान अपभ्रंश ने शौरसेनी प्राकृत को सर्वाधिक प्रभावित किया। अब अपभ्रंश के जो भेद हैं इसमें आपको ज्यादा नहीं कुछ करना है और ज़्यादा याद भी नहीं रखना है, बस किसी ने कुछ कहा है तो किसी ने कुछ कहा है, फिर हम पढ़ेंगे अवट। तो पहले इसके अवट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब अपभ्रंश के थोड़े से भेद देख लो। ये प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए कि अपभ्रंश को 3 भेद बताए जाते हैं, एक उपनागर, आभीर और ग्राम्य। तो किसी ने उपनागर कहा, किसी ने आभीर कहा, किसी ने ग्राम्य कहा। उन्होंने ब्राह्मण का जिक्र ही नहीं किया। ठीक है। और जो नमी साधु थे ना, नमी साधु थे, इन्होंने अपभ्रंश के 3 भेद किए। तो इनके अनुसार तीनों नोट कर लेना, उपनागर, आबिर और ग्राम्य। नाम अब याद कैसे करवाऊं? देखो, नमी साधु जो नाम के साधु है ना, वो उपनगर, आभीर और ग्राम्य, यानी कि नगर में भी घूमते हैं, गांव में भी घूमते हैं और अमीरों के घर में घूमते हैं। और वैसे नेम के साधु बनते हैं, लेकिन मांगने के लिए ग्राम में, उपनगर में और अमीरों के घर में घूमते हैं। याद रह जाएगा। मार्कंडीकृत प्राकृत सरसरों में अपभ्रंश के 3 भेद हैं, नागर, उपनागर और ब्राह्मण। ध्यान रखना है, इन्होंने ब्राह्मण को नहीं माना है। तो मार्कंडे ने अपभ्रंश, मार्कंडे की एक रचना है प्राकृत सरसव, इसमें अपभ्रंश के 3 भेद माने हैं, एक नागर, उपनागर और ब्राह्मण। तो याद रखना, मार्कंडे नगर में भी है, मार्कंडे ऋषि नगर में भी गए, उपनगर में भी गए और ब्राह्मण में भी गए का विवेचन किया। इसमें नागर गुजरात की, उपनागर राजस्थान की और ब्राह्मण सिंध की बोली है। यानी कि नागर कहाँ की बोली है? गुजरात की, उपनागर राजस्थान की और ब्राह्मण सिंध की। ठीक है, ध्यान रखना है। ये 3 भेद मार्कंडे ने बताया। अपभ्रंश के भेद पर प्रकाश डालने वाले ये छोड़ दीजिएगा और ये भी छोड़ दीजिएगा आप। और डॉक्टर याकोबी का आप नाम बार बार पढ़ रहे हैं, तो इन्हें अपभ्रंश के 4 भेद बताए, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। तो ये तो कोई तुक नहीं है इतना ज़्यादा। फिर आगे जो बताए हैं तगार, ये भी ऐसे ही हैं, इन्हें भी छोड़े। पॉइंट काम की बात आती है। नामवर सिंह ने तो अपनी ये हमारे एक आलोचक विद्वान है, अपनी कृति हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। देखो, इन्होंने एक आलोचनात्मक रचना लिखी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में भी पूछी जाती है कि ये रचना किसकी है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। ये रचना किसकी है? नामवर सिंह की है और एक आलोचनात्मक कृति है, आलोचनात्मक रचनाओं में पूछी जाती है। इन्होंने इसमें डॉक्टर तगारे के मत की समीक्षा की और उन्होंने दक्षिणी भेद को व्यर्थ मानकर अपभ्रंश के केवल 2 भेद माने, पूर्वी और पश्चिमी। जैसे कि डॉक्टर तगारे ने अभी क्या बताया, डॉक्टर तगारे ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी को मान्यता दी थी। तो इन्होंने तगारे के भेद की समीक्षा की और कहा कि जो भेद हैं वो केवल 2 ही हैं, पूर्वी और पश्चिमी। तो ये किसने कही? नामवर। अब आपसे पूछ ले कि कवि नामवर के अनुसार अपभ्रंश के कितने भेद हैं, तो 2 हैं, पूर्वी और पश्चिमी। ठीक है। अब पढ़ेंगे अवट। तो अवट हम कल के उसमें पढ़ेंगे थोड़ा सा अवट के बारे में, अवट और हिंदी का अपभ्रंश का क्या संबंध है ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जाता है, सब कुछ यहाँ पढ़ेंगे। और उसके बाद एक आध पेज और है, इनकी रचनाएं भी हैं, तो ये भी सारी हम
देखेंगे। ठीक है, जैसे ये अपभ्रंश का साहित्य सारा, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। जैसे शंभू के बारे में हम पढ़ चुके, पुष्पदंत के बारे में पढ़ चुके। ठीक है, तो आपको आसान रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अवट से शुरू कर देंगे और फिर अपभ्रंश को हम खत्म ही कर देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बोलते बोलते भाई गला बैठ जाता है। ठीक है, और आप लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही थी, इसलिए मैंने आज ये वीडियो डाल दी है।